नमस्ते, मैं अरुण गोडबोले। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरुण गोडबोले। हम इनकम टैक्स की जानकारी ले रहे हैं और ये आज का एपिसोड 11वां एपिसोड है, एपिसोड नंबर 11। हम देख रहे हैं कि खर्चा क्या क्या नेट टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए बिजनेस प्रोफेशन से वो डिडक्शन मिलता है आपको, उसमें हम आगे बात कर रहे हैं। सेक्शन 35D है, वो कहता है कि अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर आप कोई धंधा शुरू करते हैं तो धंधा शुरू करने के पहले उसकी कोई पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो उसके पूर्व तैयारी में कम से कम 6-7 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल लग जाते हैं। तो जब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तब तक जो खर्चा होगा उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो एक साल में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि आपका बिजनेस समझो अभी आज शुरू हो गया, उसके पहले 2 साल आप उसने खर्चा किया है, तो वो खर्चा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करके बता सकते हैं और उसमें से आपको सर्टेन परसेंटेज डिडक्शन हर साल मिलता जाएगा। उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं कि जो कुल रकम है उसकी कुल जो राशि है वो 15 या 20 सालों के ऊपर, जैसे बिजनेस का नेचर है वो देख के वो अमोर्टाइजेशन हर साल, समझो उसका 20 साल का आयु है बिजनेस का, 20 साल चलने वाला है, तो हर साल 5% उसका डिडक्शन मिलता जाएगा। ये भी प्रावधान इनकम एक्ट में किया गया है। आगे आते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सेक्शन 35DDA में उसका प्रावधान है। कुछ सालों से आप सुनते आए कि फलाना फलाना कंपनी में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम डिक्लेयर कर दी, और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने भी ऐसी स्कीम डिक्लेयर किए हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है कि अगर आपकी रिटायरमेंट की मर्यादा 58 साल की या 60 साल की है, तो जो आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी का एज पर द रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप आपके 98 साल पे 58 में 58 ईयर पे रिटायर होने वाले हैं। कंपनी कभी कभार ये सोचती है कि मैन पावर पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ये इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, तो कंपनी कानूनन ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल तो नहीं सकती क्योंकि उसका सिक्योरिटी है कानून की। तो कंपनी एक स्कीम अनाउंस करती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यानी एम्प्लॉई जो भी नौकर है उसका, वो उस स्कीम के लिए अगर खुशी हो उसकी तो वो स्कीम में शामिल हो सकता है। और वो शामिल होने के लिए उसको प्रलोभन की तरफ से कंपनी बोलती है कि आपको समझो अगर आप आज रिटायर हो गए और आपकी आगे 6 साल की सर्विस बाकी है, तो वो सर्विस छोड़ के वो उस सर्विस में आपको जितना पैसा मिलेगा 6 साल में, तो हम 3 साल का पैसा अभी आज देते हैं, अब आप छुट्टी कर दो। उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। तो ये जो कॉम्पनसेशन कंपनी देती है, अगर आदमी को जो एम्प्लॉय को मिलता है उसके बारे में हम अलग सा सोचेंगे, उसके लिए अलग प्रावधान है। लेकिन अगर कंपनी को ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए एक्सपेंडिचर करती है, तो वो खर्चा कैसा हर साल में डिवाइड करना और वो दैट अलाउ करना इनकम टैक्स कानून की तरह, इसके लिए सेक्शन 35DDA में प्रोविज़न है। और मोटे तौर पे वो बताती है कि जो भी खर्चा आएगा वो 5 साल में अगले 1/5 करके हर साल में आपको रिडक्शन करके मिलेगा। यानी समझो एक फलाने कंपनी में 10 लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए और उनके लिए कॉम्पनसेशन की रूप से 20 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दे गया है। तो ये 20 लाख रुपए जो है वो जिस साल में दिए हैं उस साल में पूरे नहीं डिडक्शन मिलेगी, वो अगले 5 साल में हर साल 20-20 लाख रुपए उसका डिडक्शन मिलेगा, 1/5 ईच ईयर में ऐसा मिलेगा। और आगे आते हैं हम सेक्शन 36(1)(1)(a) की तरफ, जो कहता है कि आपका जो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके पास में हमेशा आपके गोदाम में या दुकान में आपके पास माल तो रहेगा, या अगर आप कोई डेयरी चलाते हैं उसमें कैटल होगा, तो ये जो अगर उसके ऊपर आप जो इंश्योरेंस करते हैं उनका, कैटल का सवाल ज़्यादातर कहाँ आता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसे समझो अभी
बड़ी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उनके सदस्यों को दिलासा देने के लिए उनके जो कैटल्स है, उनके जो गाय भैंसे है, उनका इंश्योरेंस करवाती है और प्रीमियम वो कंपनी भर देती है, वो सोसाइटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भर देती है। समझो कोई एक कृष्णा सहकारी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो सोसाइटी सभी मेंबरों के जो भी दुधारू जानवर है, गाय भैंसे, उनका इंश्योरेंस करवाएगी और उसको प्रीमियम कंपनी भरेगी, वो सोसाइटी भरेगी। तो वो कैसा डिडक्शन मिलेगा इसका इसमें जिक्र है। और स्टॉक्स जो आपके पास है, जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपकी दुकान में या गोदाम में या फैक्ट्री में जो स्टॉक होगा, उसके लिए जो आप इंश्योरेंस करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस तो ज़रूरी है, कोई आग से या भूचाल से या कोई और कारण से, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस करते हैं उसका डिडक्शन, जो इसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आएगा वो डिडक्शन कैसा मिलेगा, इसके लिए इसमें प्रावधान पूरा किया है। वह कोई कंडीशंस भी रखे हैं कैसा मिलेगा वो सेक्शन 36(1)(1), 36(1)(1)(1)(a) और 36(1)(IB) में किए गए हैं। आगे आता है 36(1)(2), रोमन 2। ये सब मैंने जगह शुरू में कहा ना, सेक्शन, सब सेक्शन, प्रोविजोस, ये सब इसमें इनकम टैक्स एक्ट में है, तो इसीलिए कहना पड़ता है कि सेक्शन 36(1) इंटू ब्रैकेट रोमन 2, यानी ये इसमें प्रावधान किया है कि बोनस और कमीशन पेड टू द एम्प्लॉयज। आपके जो भी नौकर हैं, एम्प्लॉयज है, उनको आप तो सैलरी तनख्वाह तो देते ही है, लेकिन उनको इंसेंटिव मिले, उनके काम के प्रति निष्ठा बढ़े, इसके उनको बोनस भी देते हैं। और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी जारी है, उसके तहत 8.33% बोनस तो देना लाजमी है कानून में। तो वो जो देते हैं वो कैसा डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि कभी आप ज़्यादा भी बोनस देते हैं, अगर बिजनेस अच्छा चला तो आप ज़्यादा भी बिजनेस बोनस दे देंगे। और कभी कभी कंपनियों में ऐसी स्कीम बनाते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, तो अगर आपने इतना इतना सेल्स लिमिट खुद बुक करके लाए ऑर्डर, तो आपको कमीशन मिलेगा उसका। तो ये बोनस और कमीशन इस तरह से डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉयर को। बोनस और कमीशन पेड टू द एम्प्लॉयज, नौकरों को जो पेंशन बोनस या कमीशन दिया है वो एम्प्लॉयर को, यानी उनके मालिक को कैसा डिडक्शन मिलेगा, उसका इनकम कंप्यूट करने के लिए उसका भी प्रावधान लिखा है। आगे आते हैं हम 36(1) रोमन 3। वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, धंधा चलाने के लिए आपको कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से आप कर्जा लेते हैं, तो उस कर्जे का जो सूद होगा, इंटरेस्ट होगा, ये आपको डिडक्शन मिल जाता है। और उसके लिए 36(1) रोमन 3 में प्रावधान है। और उसके लिए भी अलग अलग से रूल्स उसमें आते हैं। आगे चलते हैं कि एम्प्लॉयर के नाते आप अगर नौकरों को लगते हैं, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, तो अलग से कानून की तरह आपको उनके प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, सुपरएन्यूएशन स्कीम में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन आप देते हैं वो किस तरह से और कौन से लिमिट में आपको डिडक्शन मिलेगी, इसका प्रावधान सेक्शन 36(1) रोमन 4 में किया गया है। और अगर उनके लिए आपने कोई पेंशन स्कीम बनाई है, तो उसके लिए जैसे सेक्शन 80(c)(d) में एम्प्लॉई के लिए प्रावधान किया डिडक्शन का, और कंपनियों के लिए प्रावधान किया है 36(1) रोमन 4A में वो प्रावधान किया है। और अगर कोई नौकर एम्प्लॉई रिटायर होता है, सुपरएन्यूएशन उसका हो जाता है, तो उसको ग्रेच्युटी देना कानून पड़ता है मालिक को अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। तो ये ग्रेच्युटी का बोझा एक साल में ना पड़े, इसलिए जो भी एम्प्लॉयर है वो ग्रेच्युटी फंड बना सकता है खुद का,
या LIC की या कोई इंश्योरेंस कंपनी की ग्रेच्युटी फंड स्कीम की स्कीम हो, तो उसमें शामिल हो सकता है। और उसका जो प्रीमियम भरेगा ग्रेच्युटी फंड का, वो कैसा डिडक्शन मिलेगा, इसका प्रावधान इसमें है। और एक फंड है जो वेलफेयर फंड बोलते हैं, सभी नौकरों को उच्च सेहत में रखना, उनका मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति अच्छी रहे, या उनके कुटुंब कबीले को भी आनंद कुछ मिले, उसके उनके वेलफेयर देखना जरूरी पड़ता है, उनकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, कार्य तत्परता बढ़ाने के लिए। तो ऐसे वेलफेयर फंड का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर देगा, उसका कैसा उसको डिडक्शन मिलेगा, इसका भी जिक्र इसमें 36(1) रोमन 5A में किया गया है। अभी आते हैं हम बैड डेट्स की तरफ। बैड डेट्स यानी बुड़ित कर्जा, या बुड़ित रिसीवेबल्स। ऐसा है ना, कोई भी धंधा 100% कैश पे नहीं चल सकता। अगर आपने दुकान खोली है तो आपको कोई ग्राहकों को उधार माल भी देना पड़ता है, और उनसे आपको वो जो भी उनकी रकम है वो बाद में महीना, 2 महीने में, 3 महीने में आ जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां वो उनके डीलर्स को क्रेडिट पे माल भेजती है, वो डीलर्स उसका पैसा भरते हैं। बैंकों को, बैंक्स जो है वो जो भी कर्जा देती है, तो वो जो भी कर्जदार है वो किस्तों से कर्ज वापस करता है। लेकिन कभी कभार समझो आपने एक ग्राहक को कर्जा दिया है, यानी कर्जा यानी आपने माल उधार दिया है समझो, और वो अचानक चल बसा, तो आपका कर्जा, आपका जो उधार आना था वो तो डूब गया। तो ये जो बैड डेट कहते हैं उसको, जो डेटर्स है जो उसमें से वसूल नहीं हो सकता, उसको बैड डेट्स कहते हैं। ये बैड डेट्स कैसा डिडक्शन उसका मिलेगा, क्योंकि आपका लॉस है वो बिजनेस का, उसके लिए प्रावधान इसमें बनाया हुआ है। तो ये मोटे मोटे तरफ से इसमें प्रावधान है। बैड डेट्स बैंकों के लिए है, उसके लिए बहुत सारे डिटेल प्रोविजंस बनाए हैं 36 में, 36A में, 37 में। तो वो तो हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो देख सकते हैं, आप लोग को उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यापारियों को या मैन्युफैक्चरर्स को या कोई भी छोटा मोटा धंधा या प्रोफेशन, डॉक्टर, वकीलों, उनको और छोटे छोटे जो एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिलता है वो उसका जिक्र करेंगे हम। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन एक्ट था तो वो भी डिडक्शन मिलता है। और आपका अगर बिजनेस शेयर खरीद फरोख्त का है तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी डिडक्ट मिलेगा। फिर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है तो वो भी डिडक्शन मिलेगा। और अभी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी आप ग्राहकों को संभालने के लिए, प्रमोट करने के लिए अपना सेल कोई सहूलियत देते हैं, एंटरटेनमेंट उनको कर दें। समझो आपकी कार की शोरूम है, आप कार बेचते हैं, तो जो भी ग्राहक है उसके आप चाय पानी देंगे, उसको बैठने की व्यवस्था करेंगे, शायद कोई वेटिंग हो तो उसको टीवी लगा के देंगे। तो ये सब एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, उसके लिए भी प्रावधान है, कौन सा डिडक्शन नहीं मिलेगा, कौन सा डिडक्शन नहीं मिलेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, वो तो एक्चुअल जो आप करते हैं बिजनेस के लिए वो मिलता है डिडक्शन। और जो भी लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट्स है, या म्यूचुअल फंड्स के एजेंट्स है, या पोस्ट ऑफिस एजेंट्स है, उनके लिए भी उनके जो भी कमीशन उनको मिलता है उससे कौन से प्रोपोर्शन में डिडक्शन मिलेगा, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें प्रावधान तो किया गया है। तो अभी यहाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है एक्सपेंडिचर, अलाउएबल एक्सपेंडिचर का। लेकिन एक जनरल डिडक्शंस है जो इसमें मेंशन नहीं किया है 36 सेक्शन में, वो सेक्शन 37 में है। उसके प्रोविज़न हम अगले एपिसोड में देखेंगे, और वो एपिसोड में अलाउएबल एक्सपेंडिचर जो है बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के लिए वो हिस्सा पूरा कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।